आयुर्वेद के साथ अपने भविष्य को और देश को आरोग्यता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले संस्था के इस प्रथम व्यावसायिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आयुर्वेद का ये पहला कॉलेज प्रारंभ होकर के भारत की इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। वास्तव में पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद के इस महत्व को कोरोना जैसी महामारी के दौरान आम जन ने स्वीकारा है। यद्यपि दुनिया के अंदर आधुनिक चिकित्सा पद्धति के आगे बढ़ने के साथ आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में हम लोगों ने जो प्रगति करनी चाहिए थी वह अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन दुनिया ने जब भी उसके सामने कोई संकट आया, उसने भारत की इस चिकित्सा पद्धति को बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत पॉजिटिव रूप में उन्होंने उसे स्वीकारा है और उसका अंगीकार भी किया। लेकिन महामारी एक समय तक अपना प्रभाव दिखाती है, फिर धीरे धीरे करके वह समाप्त होती है, उसके उपचार के रास्ते भी निकलते हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमने इस बात को एक बार फिर देखा कि आयुर्वेद के प्रति न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही रुझान देखने को मिला। इसके कुछ तो कारण रहे होंगे, और वैसे भी हमारी भारत की परंपरा तो इस बात को हमेशा से कहती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपना जो बोध वाक्य भी तैयार किया है, वह भी इसी भाव के साथ प्रस्तुत किया है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, यानी स्वास्थ्य के सभी रास्ते एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, आरोग्यता प्रदान करना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति हो या समाज या राष्ट्र, वह तब तक समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वह स्वयं आत्मविश्वास से भरपूर न हो। आयुर्वेद के प्रति हमारे मन में जो हीन भावना थी, उसने आयुर्वेद की प्रगति के मार्ग को एक प्रकार से बाधित सा कर दिया, और उसका दुष्परिणाम
समाज को भुगतना पड़ा, वर्तमान और भावी पीढ़ी को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज ये स्थिति हम सबके सामने है। देश के अंदर जिन राज्यों ने या जिन क्षेत्रों में इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने थोड़ा भी प्रयास किया, वह लोगों के विश्वास का, व्यापक विश्वास का प्रतीक ही नहीं बना, बल्कि उस क्षेत्र में लोगों को न केवल आरोग्यता प्रदान करने में बल्कि रोजगार प्रदान करने में भी वहां पर बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और इसके कारण अगर भारत के अंदर जब हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो इसका श्रेय भी देश के कुछ राज्यों को जाता है, जिन्होंने ये मेडिकल टूरिज्म भारत के अंदर जब प्रारंभ हुआ तो एलोपैथ से नहीं, या आयुर्वेद से प्रारंभ हुआ। पंचकर्म और अन्य आयुर्वेदिक पद्धति से किए जाने वाले उपचार के माध्यम से ही इसको मेडिकल टूरिज्म का एक दर्जा देश के जिन राज्यों ने अच्छा कार्य किया था वहां पर प्राप्त हुआ। इससे न केवल आयुर्वेद की महत्ता को यह प्रदर्शित करता था, आयुर्वेद के प्रति हमारी सच्ची सेवा को प्रदर्शित करता था, बल्कि इसने व्यापक पैमाने पे उन क्षेत्रों में रोजगार के सृजन में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और रोजगार के साथ साथ स्वाभाविक रूप से हम लोग जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें बहुत मायने रखती हैं कि हमारा एक्सपोर्ट क्या है, और यह भी निर्भर करता है कि हम लोग कितनी विदेशी मुद्रा को अपने यहां लेकर के आने में सफल हो रहे हैं। हम कहने के लिए तो हम दुनिया के सामने कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, लेकिन हमारी इस युवा शक्ति के हाथों के लिए जो कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं, आखिर हम मेडिकल के क्षेत्र में इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं। और जब भी नेतृत्व मिला, क्या हमारे युवाओं ने उस दिशा में अच्छा प्रयास नहीं किया? कोरोना इसका बेहतरीन उदाहरण है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको देखना, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यूएस के बराबर, अमेरिका के बराबर दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं होगा। यूरोप का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत से अच्छा है, लेकिन उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोरोना महामारी के सामने भी एकदम पस्त होता हुआ दिखाई दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। मैं केवल उदाहरण एक दूंगा आपके सामने। यद्यपि ये हम लोग कोड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है कि कोरोना एक साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। भारत की आबादी है 135 करोड़। 135 करोड़ की आबादी में भारत जैसे देश ने अपने यहां भी काफी बड़ी मात्रा में लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। लगभग 4.25 से 4.5 लाख तक की मौतें भारत के अंदर भी हुई। लेकिन भारत का 1/4 आबादी है अमेरिका की। कुल 33 करोड़ की आबादी है। हमारी 135 करोड़ भारत की आबादी है, अमेरिका की 33 करोड़ की आबादी है। और 33 करोड़ की आबादी में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। अब कोरोना प्रबंधन किसका अच्छा है, भारत का या अमेरिका का? आखिर बीमारी में जो अपने लोगों की जान बचाने में सफल है,
प्रबंधन उसका बेहतरीन होगा और जो अपने लोगों की, अपने नागरिकों की, अपनी जनता की जान को बचाने में कहीं ना कहीं चूका है, उसका कोरोना प्रबंधन अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे यूरोप के अंदर के भी तमाम देशों के अंदर है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात आपके सामने करूं, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। देश के अंदर कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा ही है। और अगर कोरोना प्रबंधन की बात करें, उत्तर प्रदेश ने इस पूरे कोरोना कालखंड के अंदर मार्च 2020 से मार्च 2022 तक 23,000 से थोड़ा अधिक 23,400 के आसपास लोगों को प्रदेश ने खोया है। उन सभी के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन अगर आप देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना करें, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा राज्य है, 12 करोड़ की आबादी है। महाराष्ट्र में संख्या 1 लाख से ज्यादा है। दिल्ली मात्र 2 करोड़ की आबादी का राज्य है। दिल्ली के अंदर ये मौत के आंकड़े 30,000 से ज्यादा हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि हम लोगों ने जब केवल आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर अति निर्भरता को ही अपना लक्ष्य मान लिया कि सब कुछ वहीं से होगा और अपने सारे हथियार डाल दिए, तो इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। लेकिन भारत ने दुनिया के अंदर, उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो एक बेहतरीन प्रस्तुतिकरण किया है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के विशेषज्ञों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए और इस क्षेत्र में उन संभावनाओं को तलाशने के लिए भी एक अवसर प्रदान करता है कि वास्तव में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। और इसीलिए आज जब बीएमएस के प्रथम वर्ष के छात्रों के इस संवाद के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, इनका पहला व्यावसायिक सत्र प्रारंभ हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने ये 15 दिन का जो एक व्यावसायिक सत्र के कार्यक्रम को ट्रांजैक्शनल करिकुलम फॉर आयुर्वेद के रूप में निर्धारित किया है। यह एक प्रारंभिक जानकारी प्रदान करने और उन विशेषज्ञों को के माध्यम से उन्हें जानकारी प्रदान करने के लिए उन्हें इन नए छात्रों को अवसर प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करेगा। और मैं इसके लिए आपसे कहूंगा कि सबसे पहले हमें आयुर्वेद की इस पद्धति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम आयुर्वेद के साथ जुड़ करके भारत की इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। हम जब तक अपने कार्य पद्धति को समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, समय और समाज दोनों के अनुकूल हमें बनाना पड़ेगा। हमें स्वयं उसके लिए बनना पड़ेगा और उसके अनुरूप हमें स्वयं भी तैयार होना पड़ेगा। जब हम स्वयं इसके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे, समाज आपको फॉलो करेगा, समाज आपके पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर होगा। जब आप स्वयं ही किसी के पिछलग्गू बन जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं इसीलिए बार बार कहता रहा हूं
कि हमें अपने यहां नए रिसर्च के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। हमारा एक एक क्षण, एक एक अवसर, एक एक मरीज हमारे लिए न केवल उसको बेहतरीन आरोग्यता प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करता है, बल्कि वह हमारे लिए स्टडी का भी एक माध्यम बनता है, हमारा स्टडी पेपर तैयार करने का भी एक साधन हमें उपलब्ध करवाता है। और ये व्यवस्था अगर हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो निश्चित ही हम इस आयुर्वेदिक पद्धति से या आयुष पद्धति से, चाहे वह आयुर्वेद का हो, यूनानी का हो, होम्योपैथ का हो, प्राकृतिक या चिकित्सा और योग से जुड़ा हुआ हो, इन सभी पर भी हम लोग बेहतरीन कार्य करके लोगों के सामने एक नया विश्वास, इस परंपरागत भारत की जो ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनके प्रति उस विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए बीएमएस के प्रथम छात्रों में ये केवल गोरखपुर के ही नहीं, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अलग अलग राज्यों से भी छात्र छात्राएं यहां